हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच की एक डील जिसका नाम है ब्रेक्सिट डील, उसके बारे में। 2021 में जो यूनाइटेड किंगडम है उसके लिए काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं। और उसके साथ साथ जैसे यूनाइटेड किंगडम का जो मैप है, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिफरेंसेस हैं उन सबको भी हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेक्सिट के बारे में समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 2012 में 2012 के फरवरी मंथ में जब ग्रीस के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा एक टर्म को फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। उस टर्म का नाम था ग्रेगजिट। इसका मतलब यहाँ पे हो गया ग्रीस का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। और उसी तरीके से जब ब्रिटिश के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेगा, तब जाके एक टर्म को यूज किया गया। उस टर्म का नाम था ब्रेक्सिट। ये बेसिकली जो ब्रिटिश एग्जिट है वर्ड जो है उसका ही एक एब्रीवेशन हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये यूरोपियन यूनियन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो यूरोप में टोटल 51 कंट्रीज है, बट उनमें से कुछ ही कंट्रीज के द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें बेसिकली उनके द्वारा ये बोला गया कि जो भी पॉलिटिकल बेसिस पे या फिर ट्रेड के बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे ये सारी कंट्रीज जो ये ट्रीटी साइन कर रही हैं ये एक यूनियन की तरह काम करेंगी। और उसके बाद में ही 1957 में जो यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इसमें कुछ ही कंट्रीज थी, बट धीरे धीरे जाके 1992 तक, मतलब 1992 में टोटल इसमें 28 कंट्रीज हो गई थी यूरोपियन यूनियन में, जो कि काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। मतलब वर्ल्ड का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जो कि टोटल 28 थे, ठीक है। अगर हम यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम को हटा दें, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो एग्जिट कर चुका है, तो अभी टोटल यूरोपियन यूनियन में मेंबर कंट्रीज जो हैं 27 है, ठीक है। ये जो टोटल कंट्रीज है इनके द्वारा जो वर्ल्ड में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका 16% जो है इनके द्वारा ही कवर किया जाता है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए आता है। और उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है इसको पीस के लिए, मतलब कि जो भी यूरोप के रीजन में पीस या फिर जो डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सबको अच्छा करने के लिए 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एशिया है, और ये जो रेड शेडेड जो आप रीजन देख रहे हैं ये है यूरोप, ठीक है। अब इस यूरोप में कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि येलो कलर में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं ये सारी यूरोप की वो कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अब यहीं पे है, ये है यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये येलो कलर में है, तो अपडेटेड मैप है, मतलब कि ये जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट नहीं है। उसके अलावा जो डार्क कलर में आप ये कंट्रीज देख रहे हैं ये सारी कंट्रीज जो हैं बेसिकली यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, मतलब कि टोटल जो 27 कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। अब यहाँ पे जो 27 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा यूरोपियन यूनियन की जो ये ट्रीटी थी इसको साइन किया गया था, तो इस ट्रीटी के साथ साथ एक यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश हुई थी। अब बात करते हैं हम यूनाइटेड किंगडम या फिर जिसको हम यूके भी बोलते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज का मिलके पूरा जो रीजन है ये यूनाइटेड किंगडम का रीजन है। यहाँ पे जैसे कि ऊपर स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के जस्ट नीचे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लेफ्ट साइड में वेल्स कंट्री है, और यहाँ पे ये जो दूसरा आइलैंड है ये बेसिकली इसको आयरलैंड बोला जाता है। इसमें जो नीचे वाला है ये वाला जो रीजन है इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ऊपर वाला जो लाइट कलर का रीजन है इसको नदर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। और जब भी हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड मतलब बेसिकली ये वाला रीजन, रेड कलर का जो रीजन है इसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो हम इस वाले आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब तीन कंट्रीज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों कंट्रीज के बारे में जब बात की जाती है या फिर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जब बात की जाती है तो बस ये रीजन ही आता है। उसके अलावा जब यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की जाती है तो ये रीजन तो इंक्लूडेड होता ही है, बट उसके साथ साथ ये जो नदर्न आयरलैंड का रीजन है ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है।
इस पूरे रीजन को मिला के ही जो कंट्री बनती है या फिर जो किंगडम बनता है उसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटिश आइलैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आइलैंड जो है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स होते हैं जैसे कि आइल ऑफ मैन या फिर ग्यूमेरसे या जर्सी, यहाँ पे बेसिकली ये सारे आइलैंड्स होते हैं। इन आइलैंड्स को भी इंक्लूड अगर कर दिया जाता है तो ये जो पूरा रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो रिपब्लिक ऑफ आइलैंड जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी तक। और जब हम ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं तब जाके जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये भी इंक्लूडेड होता है। अदरवाइज जैसे कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये कभी इंक्लूडेड होता ही नहीं है। और इन सब के अलावा एक टर्म और है यूरो एरिया, ठीक है, EA हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे। इसके बारे में अगर हम समझें तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज थी पहले, अभी 27 कंट्रीज है। उन 27 कंट्रीज में से भी कुछ कंट्रीज का एक यूनियन है जिसको मॉनेटरी यूनियन बोलते हैं या फिर जिसको शॉर्ट में यूरो एरिया या EA भी हम बोलते हैं। ये बेसिकली एक मॉनेटरी यूनियन है जिसमें जो सारी 19 कंट्रीज हैं इन सब में कॉमन करेंसी यूरो जो है उसको यूज़ किया जाता है। और इनके अलावा जैसे यूनाइटेड किंगडम जब इस यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तब भी जो यूरोपियन यूनियन की जो या फिर यूरो एरिया की जो कॉमन करेंसी थी यूरो, वो इस ब्रिटेन में यूज़ नहीं की जाती थी। यहाँ पे इनकी खुद की करेंसी जिसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग उसको यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे जो यूरो एरिया जो है इसमें बेसिकली 19 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा एक कॉमन करेंसी यूरो को यूज़ किया जाता है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि जो ब्रेक्सिट जो टर्म थी या फिर ब्रेक्सिट जो है मतलब कि ब्रिटिश का ये यूनाइटेड किंगडम का जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट है उसके अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इसकी स्टार्टिंग 2015 में जब जनरल इलेक्शन यूनाइटेड किंगडम में होने वाले थे तो उस टाइम पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, उनके द्वारा बोला गया था कि अगर वो 2015 के इलेक्शन जीत जाते हैं तो ब्रेक्सिट के लिए उनके द्वारा एक रेफरेंडम चलाया जाएगा। रेफरेंडम को हम सिंपली टर्म में ऐसा समझ सकते हैं जिसमें कि जहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मली उसमें वोट कर सकते हैं, उसमें यस और नो में वोट करना होता है, जिसकी मेजोरिटी होती है उसके द्वारा वहाँ पे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कई सारे वोटर्स थे जैसे कि जो भी ब्रिटिश के थे, आयरिश जो थे या फिर कॉमनवेल्थ के जो सिटीजन्स थे। यहाँ पे नॉर्मल जो वोटर्स हैं उनकी एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए थी। उन सब के द्वारा वोट यहाँ पे किए गए थे। और इस वोटिंग में, इस रेफरेंडम में ये पता चला कि जो 51.9% जो वोटर्स हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो 52% वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि ब्रेक्जिट हो, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाए, ये वहाँ के लोग चाहते थे। और फिर इसके बाद में जून मंथ में 2017 में यूरोपियन यूनियन के साथ में यूनाइटेड किंगडम के जो भी नेगोशिएशन होने थे विड्रॉल को लेके वो सारे स्टार्ट हो गए थे। और उनका मेन एम था जो ये विड्रॉल है ये 2018 के अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम पे वहाँ की यूनाइटेड किंगडम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी थेरेसा मे। बट यहाँ पे थेरेसा मे जो थी उनके द्वारा वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उससे उस एग्रीमेंट को अप्रूव ही नहीं कराया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनके द्वारा उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उससे रिजाइन करना पड़ा था 2019 के जुलाई मंथ में। फिर उसके बाद में बोरिस जॉनसन आते हैं, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन के द्वारा वो जो पुराना वाला एग्रीमेंट था उसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे, उसकी जो डेडलाइंस वगैरह थी उन सबको भी चेंज यहाँ पे उनके द्वारा किया गया था। और जब 12 दिसंबर 2019 में इलेक्शंस हुए तो उसके बाद में बोरिस जॉनसन की पार्टी के विनर होने के बाद में वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो ये विड्रॉल का एग्रीमेंट था इसको यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी उसके द्वारा 23 जनवरी 2020 को कम्प्लीटली रेटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ही यानी कि 29 जनवरी को ही जो यूरोपियन पार्लियामेंट थी उसके द्वारा भी उसको रेटिफाई कर लिया गया था। और जो यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी को, ठीक है, लेफ्ट कर जाता है, पूरी तरीके से उससे एग्जिट हो जाता है। बट यहाँ पे 31 जनवरी 2020 को जब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ा गया तो एक ट्रांजिशन पीरियड भी रखा गया था, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड था ये बेसिकली 11 मंथ का पीरियड था जिसमें कि जो नेगोशिएशन थे वो भी ओपन थे। और इसमें जो प्रोसेस चल रहा था इन दोनों का, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम का जो नॉर्मल प्रोसेस पहले चल रहा था एग्जिट से पहले वो चलता रहेगा। और उसके बाद में ये जो
ट्रांजिशन पीरियड जो कि 31 दिसंबर 2020 को एंड होगा, उसके बाद से जो भी चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि न्यू ईयर 1 जनवरी 2021 से जो भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस यूनाइटेड किंगडम में हुए। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन था इसमें बेसिकली यूरोपियन यूनियन के जैसे लॉज वगैरह जो थे या फिर जो कस्टम यूनियन वगैरह सिंगल मार्केट की तरह जो काम करता था यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम के लिए, वो काम कर रहा था। बट यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उन सब का पार्ट यूनाइटेड किंगडम नहीं था, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही 31 दिसंबर के बाद में ये डील होती है तो उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, अगर हम उनके बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो इस एग्रीमेंट में हुआ दोनों साइडों के लिए वो ये हुआ कि कोई सी भी साइड के जो गुड्स वगैरह हैं, जो गुड्स सर्विसेज जो हैं, अगर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी 27 कंट्रीज हैं, वहाँ से कोई भी गुड अगर यूनाइटेड किंगडम में आता है तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, मतलब कोई टैरिफ उस पर नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे कितने आ सकते हैं, कितने गुड्स एंड कितनी सर्विसेज आ सकती हैं, एक्सपोर्ट हो सकती हैं, कितनी इंपोर्ट हो सकती हैं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे मेन डील थी इस एग्रीमेंट की, जो कि 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड किंगडम में लागू होगी। बट यहाँ पे जो सेफ्टी चेक्स वगैरह हैं, जैसे कि बॉर्डर्स वगैरह पे जो भी सेफ्टी चेक्स होते हैं उनकी जो सख्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 1 जनवरी 2021 से। अब उसके साथ साथ जैसे कि फाइनेंस वगैरह की जो सर्विसेज हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम जो इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इस डील में जो सर्विसेज थी फाइनेंशियल रिलेटेड उन सब पे काफ़ी ज़्यादा कोई रोल नहीं था, काफ़ी मतलब अनक्लियर थी, ऐसा हम इनको समझ सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि पहले क्या होता था यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, पहले जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो होती थी जैसे डॉक्टर्स व नर्सेज वगैरह या फिर आर्किटेक्ट्स वगैरह जो थे उन सबको ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन दे दिया जाता था इन दोनों में एक दूसरे के द्वारा। बट ये जो प्रोसेस था इसको एंड कर दिया गया था 31 दिसंबर 2020 को। और उसके साथ साथ जैसे कि अगर मान लो कोई यूके का कोई नेशनल है, यूनाइटेड किंगडम का अगर कोई पर्सन है, वो अगर यूरोपियन यूनियन में जाता है तो उसके लिए उसको बेसिकली वीज़ा चाहिए, 90 डेज या 180 डेज का जो वीज़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट उसको होगी। जो पहले यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो पासपोर्ट चलते थे जिनको पैट पासपोर्ट के नाम से जाना जाता था, वो पासपोर्ट्स अब वैलिड नहीं होंगे। बट यहाँ पे जैसे कि यूरोपियन यूनियन की जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है या फिर हम इसको मतलब ये जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं यूरोपियन यूनियन में, इन सब के लिए एक्सेस जो भी यूनाइटेड किंगडम के जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स होंगे उन सब के लिए होगा। उसके साथ साथ जैसे यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है जिसको EHIC कार्ड्स बोलते हैं, वो तब तक वैलिड होंगे जब तक कि उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म नहीं हो जाती। ये दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, यूरोपियन यूनियन और जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये बोला गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है, पहले क्या होता था, जो यूरोपियन यूनियन का एक कोर्ट है जिसका नाम है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जो भी लॉस वगैरह उस कोर्ट के द्वारा पास होते थे, जो भी जजमेंट उसके द्वारा पास होते थे, उन सब की बाउंडेशन जो थी यूनाइटेड किंगडम पे भी थी। बट अब 1 जनवरी 2021 के बाद जो यूनाइटेड किंगडम होगा वो उन जजमेंट पे बाउंड नहीं रहेगा। ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा बोला गया था। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसको पहले जो भी की डाटाबेस होते थे यूरोपियन यूनियन के, उन सब का ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाता था। बट वो एक्सेस जो है अब यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। बट अगर रिक्वेस्ट की जाती है यूरोपियन यूनियन से तो यूनाइटेड किंगडम उस एक्सेस को गेन कर सकता है। उसके साथ साथ जो यूरोपोल है, जो कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपोल, इसके मेंबर्स होते हैं। बट जो यूनाइटेड किंगडम है अब इसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यूनाइटेड किंगडम के लिए चेंज हुई है 1 जनवरी 2021 के बाद से। और जो ब्रेक्सिट डील है उसके बारे में भी हमने बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।